हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने द राइज ऑफ नेशनलिज्म में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जाना, स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी को पढ़ा, न्यू मिडिल क्लास को देखा और लिबरल नेशनलिज्म क्या है उसको समझने का प्रयास किया। इस टॉपिक में हम ए न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815 के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, जब 1815 में नेपोलियन की हार हुई, यूरोपियन गवर्नमेंट वेर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिव आइडियाज़ से इंस्पायर्ड थी। अब हम ये जानना चाहेंगे कंजर्वेटिव आइडियाज़ होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है कंजर्वेटिव ए पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट इट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन established institution and the custom that preferred gradual develop to क्विक चेंज। ये जो कंजर्वेटिव थे वो ट्रेडिशनल पीपुल थे, वो अपनी परंपराओं को चेंज करना नहीं चाहते थे। तो कंजर्वेटिव क्या बिलीव करते थे, आगे देखते हैं। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट इस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। कंजर्वेटिव मानते थे कि हमारे जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उसे क्या करना चाहिए, उन्हें इंस्टेब्लिश करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोनार्ची, जैसे कि एक राजा होना चाहिए, द चर्च होनी चाहिए, सोशल हेरिजेसरी जो सोसाइटी का सिस्टम है, कास्ट सिस्टम, वो होना चाहिए। प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व, और जो ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी या फैमिली है उसे क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज द रिटर्न ऑफ सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। जो कंजर्वेटिव थे उसमें मैक्सिमम लोगों का ये मानना था कि प्री रिवोल्यूशनरी डेज वाले सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। प्री रिवोल्यूशनरी डेज के पहले क्या था, एक राजा होता था और राजा रूल किया करता था। रेदर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड बी इफेक्ट स्टेशन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। जो कंजर्वेटिव थे उनका मानना यह था कि नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए हैं वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेथन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग। जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो एक स्टेट के पावर को ज़्यादा शक्तिशाली और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ए मॉडर्न आर्मी, एक मॉडर्न आर्मी होनी चाहिए। एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक ऑफिशियल तंत्र होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी मीन्स होता है रूल ऑफ ऑफिसर्स, मतलब अलग अलग ऑफिसर्स होने चाहिए और ऑफिसर्स ही क्या करे, गवर्नमेंट को कंट्रोल करे। ए डायनेमिक इकोनॉमी, एक डायनेमिक इकोनॉमी होनी चाहिए। एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सेफडम कुड बी स्ट्रेथन इन ऑटोक्रेटिक मोनार्ची इन यूरोप। ये कह रहे कि उन्होंने फ्यूडलिज्म को, एवोल्यूशन को सब प्रपोज किया। सेफडम कुड बी स्ट्रेथन। सेफडम मीन्स क्या होता है, सेफडम मीन मैंने आप लोगों को बताया था। सेफडम मीन्स होता है कि वर्क डन बाय स्लैब्स, कि जो गुलामों के द्वारा खेतों में काम किए जाते हैं, ये सारी ट्रेडिशंस में होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो मोनार्कियल एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। ये कह रहे कि जो यूरोपियन पावर्स थे, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, मेट एट वियना। वियना एक प्लेस है यूरोप में। कह रहे कि जो भी पावर्स ने मिलके नेपोलियन को हराया था, वो सब लोग कहाँ मिले, वियना में मिले। ड्रा अप सेटलमेंट फॉर यूरोप, किसके लिए, यूरोप के लिए एक सेटलमेंट तैयार करने के लिए। सेटलमेंट होता है मैनेजमेंट। उन्होंने यूरोप की गवर्नमेंट के मैनेजमेंट के लिए क्या किया, वियना में एक बैठक की। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ये कह रहे कि ये जो कांग्रेस मीन्स यहाँ मीटिंग से है, ये जो मीटिंग हुई उसको प्रेसाइड किसने किया, चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक जो थे वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे,
उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। द डिग्लेट्स मीन्स होता है रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स। द डिग्लेट्स ड्रीव अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 with the object undoing most of changes that had come about the Europe during the Napoleon War। ये कह रहे कि 1815 में उन्होंने जो भी चेंजेस आए थे उसे क्या करने के लिए उंडो मीन्स क्या होता है, फिर से रिप्लेस करने के लिए एक ट्रीटी किया, एक एग्रीमेंट किया गया। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिस्पोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड इन पावर। ये कह रहे कि जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी तो ब्यूबर्न डायनेस्टी को हटा दिया गया था, तो उसे क्या कर दिया गया, फिर उसे सेटअप कर दिया गया। मतलब जो फ्रांस का कंट्रोल था दोबारा वो बर्बन डायनेस्टी के हाथ में दे दिया गया। एंड द फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैज़ एनेक्टेड अंडर नेपोलियन। और जो भी टेरिटरीज पे फ्रांस का कब्जा हुआ था कब, नेपोलियन के रूल में उसे वो सारी चीज़ें उसे छीन ली गई। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वाज सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन। ये कह रहे कि जो भी बाउंड्रीज थी फ्रांस की वहाँ पे क्या किए गए, बाउंड्रीज सेटअप किए गए कि फिर फ्यूचर में जो फ्रांस है वो एक्सपेंशन ना कर पाए। दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेटअप इन द नॉर्थ एंड जेनेवा वाज एडेड टू द पाईमोंट इन साउथ। ये कह रहे हैं कि नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम, ये कह रहे कि नॉर्थ में बेल्जियम और नीदरलैंड को सेटअप किया गया, जिनीवा और प्यूमोंट को साउथ में सेटअप किया गया। प्रूसिया वाज गिवन द इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। ये कह रहे कि उसके वेस्टर्न फ्रंटियर को क्या कर दिया गया, प्रूसिया को दे दिया गया। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। और ऑस्ट्रिया का जो कंट्रोल था वो नॉर्दर्न इटली के हाथ में चला गया। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, ये करेगा लेकिन जो जर्मन ऑर्गेनाइजेशन बना था 39 स्टेट का, दैट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन, जिसे नेपोलियन ने सेट किया था, वाज लेफ्ट अनटच्ड। ये कह रहे कि एक नेपोलियन ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था किसका, 39 स्टेट्स का, और उसे चेंज नहीं किया गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए। इन द ईस्ट रसिया वाज गिवन ए पार्ट ऑफ पोलैंड। ये कह रहा है कि रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, कह रहे कि रसिया को पोलैंड के कुछ पार्ट दे दिए गए। वाइल प्रूसिया वाज गिवन टू पोर्शन ऑफ जैक्सोनी, और प्रूसिया को जैक्सोनी का पार्ट दे दिया गया। द मेन इंटेंशन वाज रिस्टोर द मोनार्ची। उनका मेन जो इंटेंशन था, मेन जो फोकस था वो किस पे था कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट सेटअप की गई है उसे हटा के क्या किया जाए, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेटअप किया जाए। द एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और ये जो ट्रीटी ऑफ वियना था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंजर्वेटिव्स आइडियोलॉजी को यूरोप में सेटअप करना। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक मीन्स डिक्टेटरशिप। ये कह रहे कि जो 1815 में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट सेटअप की गई वो डिक्टेटरशिप थी। दे डिड नॉट टॉलरेट एंड क्रिटिसाइज एंड डिसेंट एंड साउट ए कर्ब्स एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लिजिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट जो थी अगर कोई भी उससे क्वेश्चनिंग करता था तो उसे क्या करती थी, उसे पनिशमेंट दिया करती थी। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज द सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल व्हाट वाज सेट। न्यूज़पेपर्स, बुक, प्लेज, सॉन्ग्स रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबरल्स एंड फ्रीडम। ये कह रहा है कि जो न्यू गवर्नमेंट बनी यूरोप में उसमें सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप मीन्स क्या होता है, एनीथिंग इज़ नॉट पब्लिश्ड विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी चीज़ सेंसरशिप में विदाउट गवर्नमेंट का परमिशन के प्रिंट नहीं किया जा सकता है। और यूरोप में नई सरकार जो आई, जो कंजर्वेटिव रिजाइम आया, उसने सेंसरशिप लगा दिया। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन
नॉन द लेंस कंटिन्यूड द स्पिरिट ऑफ लिबरल्स। ये कह रहे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरी थी वो हमेशा क्या करती रही, लिबरल पीपल्स को इंस्पायर करती रही। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल नेशनलिज्म हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। और सबसे जो मोस्ट डिमांड थी लिबरल नेशनलिस्ट की वो थी फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि हमें क्या किया जाए, सेंसरशिप को हटा के और हमें स्वतंत्रता दी जाए। तो हमने अभी देखा कंजर्वेटिव्स के बारे में। तो कंजर्वेटिव में हमें मेनली जानना क्या है कि ट्रीटी ऑफ वियना जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बनी, मतलब फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया जिसे हम ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रिया, रसिया, ब्रिटेन ने मिल के क्या किया, नेपोलियन को वाटरलू में हरा दिया। यूरोपियन गवर्नमेंट वांटेड टू द प्रिजर्व ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी गवर्नमेंट थी वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया गया, वियना में एक बैठक की गई और वहाँ पे साइन किया गया ट्रीटी ऑफ वियना। अब ऑब्जेक्टिव क्या थे ट्रीटी ऑफ वियना के, आप बुक से नोट कर सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस। पहला ये था कि जो भी फ्रांस के बॉर्डर है वहाँ स्टेट को सेटअप कर दिया जाए। क्यों, बिकॉज इन फ्यूचर दे कैन नॉट एक्सपेंड, कि भविष्य में फिर फ्रांस जो है वो एक्सटेंड ना कर सके। रिस्टोरिंग द बर्बन डायनेस्टी। दूसरा उन्होंने क्या लिखा गया ट्रीटी ऑफ वियना में, कि दोबारा जो पावर थी फ्रांस की उसे किसे दे दिया गया, बर्बन डायनेस्टी को प्रोवाइड कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनार्ची, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इन फ्रांस क्या कर दिया गया, फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को फ्रांस में सेटअप कर दिया गया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, द रिवोल्यूशनरी। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रूव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। कह रहा है कि रिप्रेशन के डर से जो रिवोल्यूशनरीज थे वो क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई, वाटरलू में जब नेपोलियन की हार हो गई, तो जो रिवोल्यूशनरी थे वो रिप्रेशन के डर से, अपने दमन के डर से अंडरग्राउंड हो गए। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रिंग अप मेनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन द रिवोल्यूशनरी एंड स्प्रेड देयर आइडिया। कह रहे कि सीक्रेट सोसाइटी सेटअप होने लगी। सीक्रेट सोसाइटी यूरोप में क्या करने के लिए, रिवोल्यूशनरीज को ट्रेंड करने के लिए और नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने के लिए जो यूरोप के लोग थे वो अलग अलग जगहों पे सीक्रेट सोसाइटी सेटअप करने लगे। टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम इन द कमिटमेंट ऑफ अपोज द मोनार्कल फार्म। ये कह रहे कि ये जो सीक्रेट सोसाइटी थी उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अपोज द मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद सेटअप की गई थी, एंड फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। और दूसरा उनका क्या काम था, फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, फ्रीडम और लिबर्टी के लिए लड़ना। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज आल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। ये कह रहे कि जो रिवोल्यूशनरी थे उनका ये मानना था कि नेशन स्टेट का क्या होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, जो उनके स्ट्रगल का मेन पार्ट था। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गिसेपी मैज़नी। कह रहे कि एक ऐसे ही रिवोल्यूशनरी हुआ जिसका नाम था गिसेपी मैज़नी, बॉर्न इन जेनोवा इन 1807। गिसेपी मैज़नी का जन्म जेनेवा में 1807 में हुआ था, 1807 में हुआ था। ही बिकम ए मेंबर ऑफ ए सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनेरी। एक कार्बोनेरी यूरोपियन एक सीक्रेट सोसाइटी थी और ये गिसेपी मैज़नी उसके मेंबर थे। एज ए यंग मैन ऑफ 24 ही वाज सेंट टू एग्जाइल इन 1831। जब वह 24 साल का था तो उसे क्या कर दिया गया था, एग्जाइल भेज दिया गया था। किसके लिए, अटेम्प्टिंग द रिवोल्यूशन इन लिग्यूरिया। लिग्यूरिया में एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में गिसेपी मैज़नी ने पार्टिसिपेट किया था। कब, 1831 में। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, एग्जाइल दे दिया था। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी। और गिसेपी मैज़नी ने 2 अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी को फॉर्म किया। वो कौन कौन से थे, पहले द फर्स्ट यंग इटली इन मार्सिले। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम था यंग इटली, और दूसरा यंग यूरोप इन बर्न। मार्सिले में उसने यंग इटली
एक सीक्रेट सोसाइटी सेटअप की और यंग यूरोप एक सीक्रेट सोसाइटी सेटअप की। कहाँ? बर्न में। हुज मेंबर वेयर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, और इसके जो भी मेंबर थे वो यंग पीपुल थे। कहाँ के? पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के और जर्मन स्टेट के। मैजेनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंसेस नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। गेसिपी मैजेनी का मानना था कि गॉड ने जो नेशंस का स्टेट किया है वो किसके लिए किया है? मैनकाइंड के लिए किया है, पीपुल्स के लिए किया है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी द पैच वर्क ऑफ द स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। इट हैड टू द फोर्ज इनटू द सिंगल यूनिफिकेशन रिपब्लिक विद द वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। ये कह रहे कि इसलिए जो इटली था वो क्या था? वो एक स्मॉल स्टेट और किंगडम नहीं रह गया। इट हैड द फोर्ज इनटू द सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। उसने फोर्ज मीन्स होता है मिक्स, वो आगे चल के अलायंस के साथ एक नेशन बना। दिस यूनिफिकेशन एलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, और ये जो फ्रीडम थी इटालियन लिबर्टी पे बेस थी। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वेयर सेटअप इन जर्मनी। इसके मॉडल को फॉलो करते हुए जर्मनी में भी सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई, फ्रांस में बनाए गए, स्विट्जरलैंड में बनाए गए और पोलैंड में भी बनाए गए। मैजिनी relentless opposition of monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservative। ये कह रहा है कि मैजनी के इस आइडियोलॉजी से जो मोनार्ची थी वो डर गई थी, जो भी कंजर्वेटिव थे वो सब उससे डरते थे। मैटरनिक डिस्क्राइब हिम द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल आर्डर, और मैटरनिक ने उसे सोशल आर्डर का एनिमी कहा है कि जब तक गेसिपी मैजनी रहेगा तब तक सोशल आर्डर को खतरा बना रहेगा। तो ये था आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम लोग द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848 को पढ़ेंगे। अब जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ नोट्स अवेलेबल है। अगले लेक्चर्स में हम लोग बुक के साथ रीडिंग करेंगे, लेकिन केवल जो मेन टॉपिक्स है उसी को कवर करेंगे, क्योंकि बुक रीडिंग करने से जो वीडियो का लेंथ है बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग केवल मेन टॉपिक को कवर करेंगे। डे बाय डे मैं अपने इस वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आई होप हमें आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सुझाव हो वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए तो ज़रूर भेजें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। थैंक्स वेरी मच।